लॉ ऑफ डिमांड ठीक है। इसमें आप लिखेंगे ऑल्सो नोन एज डिमांड प्राइस रिलेशनशिप। ऑल्सो नोन एज डिमांड प्राइस रिलेशनशिप। दूसरा डाउनवर्ड मूविंग with a negative slope। ठीक है। फिर आप ग्राफ बना लेंगे, P प्राइस का, Q क्वांटिटी का। ठीक है। इसको लिखे फिर समझा देती हूँ मैं। क्वांटिटी लिख लिया आपने, सभी का हो गया इतना। ठीक है। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जो डिमांड, ये क्या बताता है, पहली बात तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या बताता है, ये डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है। देखिए इससे बनने वाला पहला क्वेश्चन क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है और क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट करता है डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। पहला इससे क्वेश्चन ये बनेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो इसका स्लोप होता है, देखो आप लोग इकोनॉमिक्स में देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्लोप जनरली पूछता है। ठीक है। उसका स्लोप कैसा होता है, तो इसका स्लोप नेगेटिव स्लोप बन रहा है, क्योंकि जो नीचे हो रहा है ये देखो क्या हो रहा है, आपका रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है। इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि नीचे आ रहा है ग्राफ, तो क्या कहलाएगा आपका, वो नेगेटिव स्लोप कहलाएगा। ठीक है। क्या कहलाएगा वो आपका नेगेटिव स्लोप कहलाएगा। और देखिए जो आप ग्राफ देखो तो आप ग्राफ में क्या देख रहे हो कि जो P और Q है, ठीक है, जो प्राइस है और क्वांटिटी है, वो दोनों कैसे रिलेटेड एक दूसरे से, नेगेटिवली रिलेटेड है। मतलब कि जो प्राइस और जो क्वांटिटी है एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। क्या कह रही हूँ मैं आपको कि एक दूसरे दोनों कैसे हैं आपके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि देखो सपोज कर लो कि कोई चीज़ बहुत महंगी होगी। ठीक है। कहने का अर्थ है कि जब कोई चीज़ बहुत महंगा होगा तो ऑब्वियस उसको आप कम खरीदोगे ना। ठीक है। क्या बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे कि सपोज कर लो कि आप चलो ठीक है, आप जैसे कि सेब लेने गए, एप्पल लेने गए, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। ठीक है। करीबन वो 100-120 रुपये किलो मिलता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, उसका फिर आप कम मात्रा में लोगे। पर जो केला है, केला सस्ता मिलता है तो उसका, क्योंकि उसका प्राइस कम है, उसकी क्वान्टिटी आप ज़्यादा लेते हो घर में। ठीक है। समझ में क्या बताया मैंने आपको, कोई भी चीज़ यदि बहुत महंगा होगा, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, तो उस चीज़ को फिर आप कम मात्रा में उपयोग करते हो। ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ तो थोड़ा सा प्राइस कम रहता है, उसको आप ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हो, इसलिए इसके बीच में क्या स्लोप बन रहा है, नेगेटिव स्लोप बन रहा है। आप लिख सकते हो इसको कि जो प्राइस होता है वो क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि एक के बढ़ने से दूसरा घट जाता है और दूसरे के घटने से ये वाला फिर बढ़ जाएगा। ठीक है। इसको लिखिए तो थोड़ा सा और समझा दूंगी। हाँ बोलो। तो जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़े प्राइस कम हो जाएगा। हाँ हाँ वही चीज़ है।
ठीक है। देखिए लॉ ऑफ डिमांड में आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या बताता है, आपके डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि इनका जो स्लोप होता है, स्लोप कैसा होता है आपका, नेगेटिव स्लोप होता है। क्यों, इसको मैंने आपको समझाया अभी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई भी वस्तु की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो फिर उसका उपयोग आप कम करते हो। ठीक है, जैसे प्याज का दाम बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, आप घर में फिर प्याज लाना फिर कम कर दोगे। ठीक है, समझ में आया क्या बोली मैं, कि जब जैसे कि टमाटर का भी सारा रेट बढ़ा हुआ है ना, ठीक है, टमाटर का जैसे रेट बढ़ गया तो हमने क्या किया, उसका यूज़ फिर कम कर दिया वहाँ पे। ठीक है, जब उसका दाम सस्ता हो जाएगा तो उसका फिर आप यूज़ घर में ज़्यादा कर दोगे। बिल्कुल सेम वही चीज़ क्या है, आपका लॉ ऑफ डिमांड है। समझ में आया आपको, क्लियर हुआ ये चीज़। इसमें फिर टॉपिक इसी में डालेंगे फिर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। मैं लिख रही हूँ उसको। इसको डिमांड की सदन जो आप क्वांटिटी लिखे थे उसको वहाँ लिखे थे ना क्वांटिटी, उसको डिमांड लिख सकते हैं, डिमांड प्राइस उसका रिलेशनशिप। नहीं, ग्राफ जैसा है उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ग्राफ में क्वांटिटी जगह होनी डिमांड लिख सकते हैं, क्वांटिटी की जगह डिमांड। ठीक है, अपने समझने के लिए लिख लो, पर क्वेश्चन जब आएगा तो वैसा नहीं आएगा ना, इसलिए आप अपने समझने के लिए वहाँ पे डिमांड लिख लो, पर आप क्वांटिटी को ही मेंशन किए रहो। रिलेशनशिप तो इसी के डिमांड प्राइस। हाँ हाँ, लेकिन ना ग्राफ जो बना क्वांटिटी और प्राइस के बीच में बना है। ठीक है, तो आप समझने के लिए बड़े डिमांड लिख लो, पर वहाँ पे क्वांटिटी ही रहने दो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है जी, कि जो ग्राफ बना है, ठीक है, ये प्राइस और क्वांटिटी के बीच बना है ना ग्राफ। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यूज दी रहेंगी, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैं बोली कि डिमांड वहाँ मत लिखो। ठीक है, बाकी तुमको तो पता है ना कि इट इज़ सब प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही कि वहाँ पर क्वांटिटी ही रहने दो। ठीक है, देखिए इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, जो अभी आपने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड, उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए पहला आप लिखेंगे गिफिन पैराडॉक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे पहला आप, गिफिन्स पैराडॉक्स। या इसको आप गिफिन्स गुड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसमें आगे आप लिखेंगे इंफीरियर क्वालिटी गुड्स, इंफीरियर क्वालिटी गुड्स, इसका प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इसमें आपका डालडा आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप इसको चलो दिखवाऊंगे, सब समझाऊंगे। तो पहला है आपका एक्सेप्शंस में, ठीक है, पहला है आपका गिफिन्स गुड्स या गिफिन्स पैराडॉक्स। हाँ, उसी में एक लाइन है, मतलब जैसे मैंने लिखा है ना इन्फीरियर क्वालिटी गुड, उसी में एक लाइन लिखा है कि प्राइस के घटने पे भी डिमांड नहीं बढ़ता है। ठीक है, हाँ डालडा। ठीक है, देखो आपका जो क्वेश्चन था ना, मैं थोड़ा और क्लियर कर दे रही हूँ। आपका क्वेश्चन था कि ये ग्राफ है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, तो डिमांड तो फिर ये होगा ना, है ना, डिमांड ये होगा ना, इसीलिए वहाँ पर क्वांटिटी को डिमांड नहीं लिख सकते आप। ठीक है,
क्योंकि अल्टीमेटली क्या बताया है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव स्लोप है ना, ठीक है। बट वो कब नेगेटिव स्लोप बनेगा, जब आपका प्राइस और क्वांटिटी के बीच का ग्राफ बनेगा, है ना, तो इसलिए आप इसको डिमांड नहीं लिख सकते। हो गया, आपने लिख लिया पहला। देखिए गिफिन्स पैराडॉक्स या गिफिन गुड्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें समझेंगे ये कुछ खराब क्वालिटी के गुड्स होते हैं। इन्फीरियर कहने का मतलब ये है कि ये कुछ खराब क्वालिटी के वस्तु या फिर गुड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे वस्तु होते हैं जिनकी प्राइस चाहे कितनी भी कम कर दो परंतु इनकी डिमांड नहीं बढ़ती है, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला कि इनकी प्राइस चाहे आप कितनी भी कम कर दो, ठीक है, और फिर भी इनकी डिमांड जो होती है वो नहीं बढ़ती है। वो क्या कहलाते हैं आपके गिफिन्स पैराडॉक्स या फिर गिफिन गुड्स, ठीक है। देखो ये क्या आपका एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जैसे ही उसका प्राइस कम हो जाएगा मात्रा को हम बढ़ा देंगे, हम नहीं पढ़ा था, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जैसे ही आप हमारा जैसे जो कोई सामान अगर 20 रुपये का था वो 10 रुपये का हो जाएगा का, तो उससे क्या होगा, उसकी जो क्वांटिटी है हम बढ़ा देंगे। देखो पर इसमें क्या हो रहा है, गिफिन्स गुड्स में क्या हो रहा है, ये कुछ ख़राब क्वालिटी की वस्तु जिनकी जो प्राइस है वो कम होने पर भी उनकी डिमांड नहीं बढ़ रही है, ठीक है। उनकी जो डिमांड, उनका जो क्वान्टिटी है हम नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो कैसे हैं, क्योंकि वो ख़राब क्वालिटी के वस्तु। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका डालडा ऑयल, ठीक है। डालडा ऑयल जो होता है हर कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। भले ही उसका प्राइस कम है स्टिल क्या होता है कि उसको हर कोई प्रयोग नहीं करता क्योंकि वो खराब क्वालिटी का रहता है ना, ठीक है। इसलिए इस एग्जाम्पल आप लिख लेंगे इसमें डालडा ऑयल, ठीक है। करते हैं लेकिन जनरली वो खराब क्वालिटी का रहता है, ठीक है। क्लियर है आपको, ठीक है। ये क्लियर हो गया। गिफिन गुड्स पर क्या बताया आपको, देखिए इसमें आपको देखो सेंटेंस क्या याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि गिफिन गुड्स क्या होते हैं आपके इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं। क्वालिटी बहुत ख़राब होती है जिस वजह से क्या होता है कि इनकी प्राइस घटने से भी इनकी डिमांड नहीं बढ़ती है। समझ में आया आपको। तो दूसरा फिर आप लिखेंगे, इसी में ही पे लिखवाऊंगी मैं, नहीं दूसरा लिखवाऊंगी। दूसरा आप लिखेंगे कॉन्स्पियस कंजप्शन, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे कॉन्स्पियस कंजप्शन। इसमें एग्जाम्पल में आप डालेंगे प्रेस्टिजियस गुड्स, प्रेस्टीज गुड। अच्छा मुझे बताओ तो डालडा ऑयल के अलावा ऐसी क्या चीज़ है जो जिसका प्राइस घटने से भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ती है? हाँ ऐसा क्या उस ऑयल की डिमांड इतनी कम है क्या? अच्छा नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जितनी खराब होती है, ठीक है, माचिस तो बिकता है, अच्छा बिकता है, नहीं उसका प्राइस कम है ताकि वो हर लोग के लिए अफोर्डेबल हो, इसलिए प्राइस कम रखते हैं। ये ऐसा नहीं है उसमें, ठीक है। ऐसा कोई चीज़ एकदम खराब क्वालिटी का होता है, ठीक है, उसका कितना ही प्राइस को 2 रुपये का तो भी नहीं लेंगे इंसान, ऐसा है। क्या टमाटर नहीं आएगा इसमें, टमाटर नहीं आएगा। तो उसको पता है, समझो ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है, टमाटर आपकी खाने की चीज़ है, ठीक है, अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं आपको, हाँ ठीक है, लेकिन देखो गिफिन्स गुड्स में ऐसा कोई जिसकी क्वालिटी ही ख़राब होती है, इतनी ख़राब क्वालिटी होती है कि उसका प्राइस कम करने से भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ती। टमाटर तो अच्छी चीज़ है ना, ठीक है, थोड़ा सोचना फिर बताना मुझे और, ठीक है। चलो देखो दूसरा फिर क्या है आपका, दूसरा है आपका कॉन्स्पियस कंजप्शन, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिखा आपको, कॉन्स्पियस कंजप्शन। देखिए इसमें एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा आपको, प्रेस्टिजियस गुड्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़
जिसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए परंतु उसकी डिमांड कम नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि ज्वेलरी मैंने कल बताया था। ठीक है, सोना जिसको हम अपना प्रेस्टीज मानते हैं, ठीक है, उसको हम अपना क्या बोलना चाहिए, मतलब उसको मतलब पहनना अच्छा समझते हैं। ठीक है, शादी ब्याह में क्या होता है कि सोना अच्छा समझते हैं, तो हमारा क्या है, प्रेस्टीज है, फिर प्रेस्टीजियस गुड्स है। ठीक है, देखो भले जब शादी होती है उस समय का सोने का दाम बहुत हाई फाई दाम होता है। ठीक है, उस समय आपने देखा होगा बड़ी में क्या होता है कि काफ़ी महंगा सोना मिलता है, स्टिल भी लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, कुछ ऐसे गुड्स, ठीक है, जिनका प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उनकी डिमांड जो होती है वो कम नहीं होती है, तो क्या कहलाता है आपका, प्रेस्टीजियस गुड्स या कहलाता है। ठीक है, और किसके अंदर आ जाएगा, आपका कॉन्स्पियस कंजप्शन के अंदर आ जाएगा। समझ आ गया आपको इसमें? ठीक है, इसमें पेट्रोल नहीं आएगा, ऐसा कोई चीज़ जिसको आप प्राइड समझते हो। ठीक है, मतलब जैसे कि अब जैसे आप लोग अपना प्राइड समझते हो आईफोन रखना, बुलेट, ठीक है, तो यही है एक्चुअली, तो यही है ना। ठीक है, तो ऐसे देखो, अब बुलेट का दाम 4 लाख भी कर दोगे तो भी जब आप अर्न करने लग जाओगे, जब आप जॉब में आ जाओगे तो वो लोग सोचोगे ठीक है मैं थोड़ा सेविंग करके ले ही लेता हूँ क्योंकि वो मेरा प्रेस्टीज है। ठीक है, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, आपका कॉन्स्पियस कंजप्शन के अंदर आ जाएगा। तीसरा फिर लिखेंगे आप, तीसरा है आपका कंटिन्यूअस चेंज इन प्राइजेस। ठीक है, कंटिन्यूअस चेंज इन प्राइस को मैं लिखवाऊंगी। ठीक है ना, इसको लिखने के बाद बताना, तो लिखवाऊंगी। लिख लिया आपने इसको? इसमें लिखेंगे फिर इन केस ऑफ सम प्रोडक्ट्स, in case of some products people tend to buy tend to buy more, people tend, ठीक है, people tend to buy more of products at a lower price so that he can save the expenses, when the price increases, so that he can save the expenses when the price increases, when the price increases। अब लिखने के बाद सब बस को पढ़ के देखो, एक बार पढ़ो फिर समझाऊंगी मैं। पढ़ लिया आपने? ठीक है, देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है कि जब किसी वस्तु की जो प्राइस है घट जाती है, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, जब किसी चीज़ का जो प्राइस घट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं घर में। ठीक है, ताकि जब उसका प्राइस बढ़े तो हमारा खर्चा कम हो जाए। अब एग्जांपल देख के सुना, जैसे प्याज है, ठीक है, ये प्याज का दाम जब सस्ता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा प्याज लेके घर में रख देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जब प्याज का दाम बढ़ता है तो उस समय हम एक्स्ट्रा खर्चे वहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि हम तो ऑलरेडी रखे हुए अपने घर पे। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, ये तीसरे में आ जाएगा, कंटिन्यूअस चेंज इन प्राइजेस में आ जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या आपको ऑनियन, क्योंकि हम लोगों ने लाइव देखा हुआ है, उसको अच्छे समझते हैं। ठीक है, इसमें देखो मैंने क्या बताया है कि जब उस वस्तु का, जब उस चीज़ की प्राइस मार्केट में कम होती है तो हम क्या करते हैं, उसको भारी मात्रा में लेके अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जैसे उसका प्राइस मार्केट में बढ़ेगा तो हमारा जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वहाँ पर वो बच जाता है। समझ में आ गया आपको? किसी को भी डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, इसके बाद इसमें आ जाएगा, चौथा आ जाएगा आपका नेटवर्क। इसको मैं लिखूंगी, नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज।
इसमें आप लिखेंगे पहला बैंड वैगन्स अफेक्ट, ठीक है, और दूसरा क्या आपका स्नूब इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे बैंड वैगन अफेक्ट्स, ठीक है, दूसरा क्या आपको स्नूब इफेक्ट है। ये बैंड वैगन्स अफेक्ट है ना, has a positive effect lead to changes in fashion trend। इसको लिख लीजिए, फिर समझाती हूँ मैं। हो गया, लिख लिया सभी ने? लिखिए। हो गया, लिख लिए? ठीक है, देखिए आपका चौथा क्या था, आपका नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, चौथा क्या आपका नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज। देखिए इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या आता है आपका बैंड वैगन्स इफेक्ट, दूसरा क्या आता है आपका स्नूब इफेक्ट। ठीक है, देखिए इसमें मैंने क्या लिखवाया है कि एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फैशन ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, जो बैंड वैगन्स इफेक्ट है वो एक तरीके से क्या है आपका पॉजिटिव या फिर सकारात्मक चीज़ है। ठीक है, क्या बता रही हूँ मैं इसमें आपका कि ये कैसा है आपका सकारात्मक चीज़। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे फैशन में कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या था कि जैसे पहले धोती पहनते थे। ठीक है, जो मेंस थे वो पहले धोती पहनते थे, लेकिन वो थोड़ा सा कंफर्टेबल ड्रेस नहीं था। ठीक है, उसमें वो अपना हर काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। तो फिर क्या आ गया आपका शर्ट और पैंट आ गया। तो वो क्या था, एक तरीके से वो क्या था आपका बैंड वैगन्स या फिर क्या था आपका पॉजिटिव इफेक्ट था। ठीक है, जैसे वुमेन्स के लिए क्या था, पहले आपका बुरखा सिस्टम था। ठीक है, बट उसको हटा के बुरखा सिस्टम, ठीक है, लेकिन उसमें क्या बहुत अनकम्फर्टनेस था ना, हर चीज़ तो अच्छे से नहीं कर सकते उसमें, तो उसके लिए थोड़ा हटा के उसको क्या कर देगा सूट सिस्टम कर दिया गया। ठीक है, तो वो भी तरीके से क्या था, जो फैशन में जो चेंज आया था, वो जो फैशन में चेंज आया वो क्या था, एक सकारात्मक था। ठीक है, या फिर वो क्या था, एक पॉजिटिव चेंज था। तो क्या कहलाएगा आपका, वो बैंड वैगन्स इफेक्ट कहलाएगा। क्या बोल रही हूँ मैं आपको, जब फैशन में आने वाला कोई भी अच्छा चेंज, तो ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका बैंड वैगन्स इफेक्ट। ठीक है, जो बाद में जाके आपका फैशन का ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आने वाला कोई भी ऐसा सकारात्मक या फिर पॉजिटिव चेंज जो बाद में जाके क्या होता है, आपका फैशन का ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति वैसा करता है, दो व्यक्ति, कोई तीन होते, इससे क्या होता है, सबके सब फिर वैसे ही ट्रेंड में शामिल हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है फिर आपका बैंड वैगन्स इफेक्ट कहलाता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए दूसरा फिर क्या है आपका, दूसरा है आपका स्नूब इफेक्ट। इसको मैंने क्या कहा है, ये एक नकारात्मक या फिर नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा है कि ये कैसा है आपका, एक नकारात्मक या फिर नेगेटिव इफेक्ट है। क्यों, देखिए जैसे इसमें मैंने क्या लिखा है, इट इज़ एप्लीकेबल टू प्रेस्टिजियस गुड्स, ठीक है। क्या लिखी हूँ बेटी कि इट इज़ एप्लीकेबल टू प्रेस्टिजियस गुड्स, क्योंकि देखो ऐसा कॉम्पिटिशन आ जाता है ना कि जैसे अगर जैसे वेडिंग्स की ही बात करें तो कंपटीशन रहता है कि नहीं इसने इतना गोल्ड पहना शादी में तो हम उसका और डबल पहनेंगे, थोड़ा और डायमंड में चले गए, थोड़ा और प्लैटिनियम में चले गए, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या हुआ, आपका कंपटीशन क्रिएट किया, ठीक है। वो क्या किया, आपका कंपटीशन क्रिएट किया और इससे क्या हुआ, आपका नेगेटिव इफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, ये आपका लग्जरी में गए तो फिर आपका क्या होगा, वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। इसीलिए वो क्या होता है आपका, वो कंपटीशन क्रिएट करता है और क्या कहलाता है आपका, वो एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कहलाता है। समझ में आया आपको मैंने क्या बताया, ठीक है। इसको दोबारा रिपीट कर देखो, मैंने क्या बताया आपको, जो वेंट वैगन इफेक्ट मतलब क्या होता है, ऐसा कोई चीज़ जो कि पॉजिटिव हो, ठीक है, ऐसा कोई चीज़ जो कि पॉजिटिव, उसको फिर सब लोग अपना लें, तो क्या कहलाता है आपका, वेंट वैगन इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। और स्नूप मतलब क्या होता है, ऐसा कोई चीज़ जो आपकी नेगेटिव होती है, जिससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है लोगों में। जैसे कि ज्वेलरीज को मैंने बोला, कोई गोल्ड पहन रहा है, कोई सिल्वर, कोई डायमंड, ठीक है, कोई प्लैटिनियम पहन रहा है, तो ये क्या एक तरीके से क्या, इट इज़ अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, जिससे क्या हो रहा है, कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, आपको स्नूप इफेक्ट कहलाएगा। क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे आप, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसको फिर रब कर सभी का हो गया ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे ईडी का फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। लिखिए फिर सबको समझाते हैं। ठीक है, देखिए आपने लिख लिया। पहला क्या, देखिए आपका इसका फॉर्मूला क्या था, एक जो डिमांड होता है कितना इलास्टिक होता है, ठीक है। क्या बता रही हूँ मैं आपको, जो डिमांड होता है वो कितना इलास्टिक हो सकता है, अब इसको हम देखने वाले हैं। देखो इसमें मैंने क्या लिखा आपका, पहला कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितना आपके प्राइस के लेवल में चेंज आया उसके अगर आप उसके कंपैरिजन करें तो उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी, जो डिमांडेड क्वांटिटी थी उसमें कितना चेंज आया, वो क्या कहलाता है आपका ईडी की वैल्यू, ठीक है। क्या बोली मैं इसमें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ प्राइस चेंज, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ, ठीक है, उससे जो क्वांटिटी थी उतना परसेंट, उसमें कितना परसेंट चेंज हुआ, क्या कहलाता है आपका ईडी या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसमें देखिए पहला लिखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें आपका पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड।
ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से अच्छे समझ में आ जाएगी। फिर इसमें एक तरफ हम प्राइस हैं, ठीक है, एक तरफ प्राइस और सेकेंड साइज क्या है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। देखिए इसमें अगर जो प्राइस 20 या 30 रुपये, ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है हमेशा वो 20 ही रहा, ठीक है। इसका ग्राफ बना लेंगे पहले, फिर थोड़ा और समझाते हैं। इसमें आप लिखेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि ये क्या है समांतर है ना वाई एक्सिस के, दिख रहा है आपको ग्राफ में क्या है, उसके समांतर है। और इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे आप, साइड उधर लिख रहे एग्जाम्पल, लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो इसमें ईडी का वैल्यू 0 आएगा, समझाऊंगी कैसे आएगा। इतना लिख लेते फिर समझाती हूँ। हाँ, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ड्रग्स वाला ड्रग्स नहीं, ठीक है, मेडिसिन वाला, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्चुअली वो वर्ड से तुम्हें कन्फ्यूजन हो गया होगा, ठीक है। लाइफ सेविंग ड्रग्स का मतलब ये है कि ऐसा कोई चीज़ जिससे हमारा जीवन बचा हुआ रहे, ठीक है। हाँ बोलो। इलेक्ट्रिसिटी होता ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी होता ही नहीं, हाँ, ईडी की वैल्यू 0 है ना, हाँ, ठीक है। डिमांड भी इसका मैम प्राइस मतलब डिमांड भी इसका सेम रहेगा, प्राइस घटे चाहे बढ़े। हाँ ठीक है, चलिए लिख लिया तो मैं समझा दूँ क्या? लिख लिया आपने सभी ने? ठीक है, नहीं दिख रहा क्या? हो गया। देखिए आपका टॉपिक क्या है पहला? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, क्या टॉपिक है आपका? ऐसा कोई डिमांड जो कम्प्लीटली कैसा इन इलास्टिक है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा डिमांड जिसको प्राइस के घटने या बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? ऐसा कोई डिमांड जिसको प्राइस के घटने या बढ़ने से किसी प्रकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल को ध्यान रखना। एग्जाम्पल को मैंने क्या लिखा आपको? लाइफ सेविंग ड्रग्स। ठीक है, ऐसा सपोज कर लो कोई पेशेंट कैंसर पेशेंट है। ठीक है, अब उसके लिए जो दवा है वो उससे जीवित है वो। ठीक है, क्या बता रही हूँ मैं आपको? कोई ऐसा पेशेंट है जो कि क्या है, उसको कैंसर से पीड़ित है। ठीक है, तो वो जो पेशेंट उसके लिए क्या होगा? उसको दवा वही उसको जीने का सहारा है। ठीक है, देखो उस कंडीशन में क्या होता है, ये दवा का जो प्राइस था जब 20 रुपये था तब भी उसको 20 टैबलेट चाहिए ही चाहिए थी। जब उस दवा का प्राइस कितना बढ़ गया, 10 रुपये जब और बढ़ गया तो भी उसको 20 टैबलेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जब और बढ़ गया तो भी उसको, जब 30 रुपीज़ हो गया तभी भी उसको 20 टैबलेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज इतना नहीं लेगा, कंज्यूम नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? उसको डेथ कॉज हो सकता है। इसलिए क्या होगा कि वो जो डिमांड है वो क्या है आपका? तो कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर डिमांड कैसा है आपका? कांस्टेंट है। ठीक है,
जब आप ऐसे चीज़ों में ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ में कैसा प्लॉट होगा, फिर आपका जो ग्राफ आएगा वो कैसा है, कांस्टेंट आएगा। मतलब कि आपको याद रखना कि ग्राफ कैसा आएगा, वाई एक्सिस के समांतर आएगा। ठीक है, तो क्या होता है एग्जाम में हम ग्राफ तो प्लॉट कर सकते नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं रहता हमारे पास। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि इसका ग्राफ कैसा आता है, इसका ग्राफ आता है आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, समझ में आया क्या बताइए मैं आपको, क्योंकि वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि आपका डिमांड यहाँ पर स्थिर है कांस्टेंट, इस वजह से क्या आता है, जो ग्राफ कैसा आएगा आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या है आपके वाई एक्सिस के समांतर ग्राफ आता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब निकालेंगे इसमें ईडी का वैल्यू। ठीक है, ईडी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, उसमें कितना चेंज आया अपॉन प्राइस में कितना चेंज आया। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना चेंज आया है, इसमें 0, यहाँ पे इसमें कितना चेंज आया है 0, यहाँ पर कितना चेंज आया आपका 10 का चेंज आया, यहाँ भी अगेन आपका 10 का चेंज आया। तो जब आप क्वांटिटी डिमांडेड मतलब 0/10 करोगे, ठीक है, तो आंसर कितना आपका आएगा 0। मतलब ईडी का मान कितना आ गया आपका यहाँ पर 0 आया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि चाहे प्राइस को आप कितना भी घटा या बढ़ा दो, उससे आपके डिमांड में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इसे क्या कहा गया, उसको परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहा गया है। समझ आ गया आपको? क्लियर है? ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल में क्या लिखा आपको, लाइफ सेविंग ड्रग्स, कुछ ऐसे दवाइयाँ जिसकी वजह से क्या है आप जीवित हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये हो गया, तो फिर हम नेक्स्ट लिखूं, रब कर दूं मैं? ठीक है, दूसरा फिर आप लिखेंगे लेस इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, इसमें एग्जांपल ये आपका प्राइस है, क्वांटिटी है। ठीक है, प्राइस कितना था, 10 रुपये था, तब क्वांटिटी भी 10 रुपये थी, फिर 10 था, है ना। जब प्राइस आपका घट के कितना हो गया, 5 रुपये हो गया, मतलब 5 रुपये कम हो गया। ठीक है, माइनस लिख देता क्योंकि 5 रुपये माइनस हुआ है ना। तो आपकी जो क्वांटिटी थी वो 1 बढ़ गई। ठीक है, इसमें ग्राफ पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये आपका प्राइस है, ये क्वांटिटी है, 10 पे 10 था। एग्जाम्पल है आपका मेडिसिन, नेसेसिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस ना, नेसेसिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस। देखो बस ध्यान रखना ना, इसमें एग्जाम्पल के साथ साथ ग्राफ का भी कोई डिटेल पूछ सकता है एग्जाम में, और मेनली क्या पूछेगा आपका ईडी का वैल्यू। ठीक है, इसलिए ईडी के वैल्यू को मैं डब्बे में डाल रही हूँ, ठीक है, बॉक्स में डाल रही हूँ, ताकि आपको भी ऐसे ही याद रहे ना। ईडी का वैल्यू लिखेंगे आप लेस देन 1 आता है इसमें। ठीक है, इसको लिखिए फिर समझाएंगे। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आया दोबारा पूछ लेना। ठीक है,
लिख लिया? सभी ने लिख लिया? जल्दी लिखिए। अच्छा एक और चीज़ ना, जो मैं टेस्ट में क्वेश्चन देती हूँ ना, मैं जो पढ़ाती हूँ एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं देती हूँ, ठीक है? मेरी आदत थोड़ी सी अलग है, ठीक है, कि मैं जो पढ़ाती हूँ वही क्वेश्चन नहीं देती हूँ टेस्ट में। रीज़न ये है कि जो आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको रोज़ पूछ भी ले रही हूँ, ठीक है? इसलिए संडे के टेस्ट में कुछ नए क्वेश्चंस को आप देखो, कुछ नए क्वेश्चंस को आप मतलब वहाँ पे एनालाइज करो, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो अपनी कॉपी में लास्ट पेज में उस क्वेश्चन को विथ आंसर के साथ आप लिख लीजिए। मंडे को मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूँगी, ठीक है? क्या बोल रही हूँ मैं आपको कि जो क्वेश्चन यदि आपको नहीं आते हैं, ठीक है, कि आपने पूरा बीएससी पढ़ा हुआ है इसलिए आपको क्वेश्चन बनने चाहिए, फिर भी यदि नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नहीं बनता है आप उस क्वेश्चन को लिख लो विथ आंसर के साथ। मंडे को मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिया करूँगी। इससे क्या होगा ना कि जो पढ़ेंगे वो पार्ट भी कवर करेंगे, जो नहीं पढ़े रहेंगे वो पार्ट के क्वेश्चन भी हम लोग बनाते जाएंगे शुरू से ही। तो हमारा क्या होगा ना कि उससे मतलब ब्रॉड होगा ना, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ते जाएंगे, इसलिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है? इसलिए एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करना कि मैडम जो पढ़ाई है वही क्वेश्चन देगी। देखिए बच्चे तो नहीं है ना, हम बड़े हो गए हैं। हो गया सभी का? देखिए अब दूसरा क्या था आपका, लेस इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है? अभी हमने क्या पढ़ा था, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है? मतलब कि चाहे प्राइस कितना भी बढ़े कितना भी घटे डिमांड में अंतर नहीं होगा। लेकिन इससे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, रिलेटिवली वर्ड यूज़ किया है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि प्राइस के घटने या बढ़ने से थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, ठीक है? क्या बोल रही हूँ मैं आपको कि प्राइस के घटने या बढ़ने से थोड़ा बहुत यदि अंतर होता है डिमांड में तो क्या कहलाता है आपका, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका वो, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहलाता है। जैसे कि देखो एग्जांपल मैंने क्या लिखा, आपको मेडिसिन लिखा है, और एग्जाम्पल क्या लिखा आपका, नेसेसिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब आप जानते हैं, सभी लोग सब जानते हैं इसका मतलब क्या आपका, फूड, शेल्टर, ठीक है, और क्लोथ। इसको मैंने पहले ही बता दिया है। देखिए इसमें क्या बोल रही हूँ कि जो मेडिसिन होता है ना, ठीक है, चलो माना सपोज कर लो आप मेडिसिन अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स में रखते होंगे, ठीक है? कभी सपोज कर लो कि जो आप मेडिसिन लेते हैं जैसे पीसीएम लेते हैं ना, पैरासिटामोल जो लेते हैं, यदि उसका प्राइस कम हो जाए तो आप उसको लेके स्टोर कर लोगे ताकि कभी भी फीवर भी आता है मुझे तो मैं उसको मेडिसिन को ले सकूँ, ठीक है? ऐसा होता है जनरली, हम बहुत ज़्यादा तो रखते नहीं क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, हाँ, लेकिन कुछ मात्रा अपने घर में हम रखते हैं, है ना? सभी अपने घर में कुछ ना कुछ अमाउंट में एटलीस्ट जो फीवर की गोली रखते हैं, सर्दी की गोली, इतना नॉर्मल तो हम रखते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसमें किसका डिमांड आ जाएगा आपको रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में वो मेडिसिन भी इसलिए आ जाती हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या है, इसमें कपड़े हैं और फूड आइटम्स है। तो फूड आइटम भी क्या होता है, यदि कोई फूड आइटम सस्ता हो जाए, ठीक है, जैसे यदि आप कोई चीज़ ऐसे सपोज कर लो कि जैसे टमाटर की ही बात किया मैंने, वो क्या आपका फूड आइटम है, थोड़ा सस्ता हो जाएगा तो हम लोग अगर उसको थोड़ा घर में स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है? हम उसको बहुत दिन तो स्टोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हमारे पास अगर फ्रिज है तो हम उसको थोड़ा बहुत अमाउंट एक्स्ट्रा लेके रखते ताकि अगर वो प्राइस बढ़ता भी है तो भी हम लोग को फ़र्क ना पड़े, ठीक है? देखिए इससे मैंने क्या बताया है, सपोज़ कर लीजिए कि आपका जो मेडिसिन है अगर वो 10 रुपये का था तो हमने कितना लिया, उसके 10 टैबलेट लिया। क्या बताया मैंने आपको, जब वो 10 रुपये का तो हमने कितना लिया, 10 टैबलेट लिया। बट जब वो मेडिसिन की कीमत जो होती है 5 रुपये कम हो जाती है, क्या बोल रही हूँ, जैसे कीमत जब होती है 5 रुपये कम हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आप एक एक्स्ट्रा टैबलेट ले लोगे। मतलब कितना ले लोगे आप, 11। मैंने क्या बताया, देखो मेडिसिन को हम बहुत अधिक नहीं लेते हैं ना, ठीक है? आप बोलोगे कि 10 के बदले 20 क्यों नहीं हो गया, 10 के बदले 30 क्यों नहीं हो गया। मैं बता दूं कि आप मेडिसिन को बहुत समय तक नहीं रख सकते घर में, इसलिए आपसे जो क्वांटिटी है आप 11, 12, 15 उसके अलावा नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मेडिसिन की बात है, इसलिए मैंने क्या बताया कि 10 से जब आपका प्राइस 5 रुपये हुआ तो आपने कितना बढ़ाया, उसको 11 कर दिया, तो उसको 12 या 13 भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? देखिए इसमें तो ग्राफ कैसा बना आपका, जो ग्राफ कैसा बन रहा है आपका, मोर स्ट्रिप ग्राफ बन रहा है, ठीक है? ये वर्ड आपको याद रखना है कि इसमें जो ग्राफ कैसा बनता है आपका, मोर स्ट्रिप ग्राफ बनता है, ठीक है? क्या समझा रही हूँ मैं, जो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे क्या होता है, स्लैंट है, थोड़ा सा नीचे की तरफ है पर ज़्यादा चौड़ा है, फिर स्ट्रिप ग्राफ बनता है, ठीक है? उसके बाद देखिए ईडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ईडी के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, देखो इसमें कितना चेंज आया आपका, 1 का चेंज आया ना, ठीक है? और यहाँ पे कितना चेंज आया आपका, 5 का।
देखिए आप फिर डिवाइड कीजिए 1/5, ठीक है, 0.2, कितना आपका आया 0.2। इसका मतलब कि ईडी की वैल्यू कितनी आई है आपकी, लेस देन 1, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए कि ईडी की वैल्यू कितना आएगा, इसमें लेस देन 1 आता है। ये हो गया सभी, फिर अब कर दूं मैं इसको, तीसरा बताऊं फिर। तीसरा है आपका फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। यूनिटरी का मतलब क्या होता है, ईडी की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 1 आएगी। फिर तो यहीं से याद कर लो, यूनिटरी मतलब कि ईडी का वैल्यू कितना आएगा आपका, 1 आएगा। हम इसमें देखते हैं, प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अरे एक्चुअली मैंने पहले ही लिख दिया है, अभी बताया नहीं है, ठीक है। ये 10 से 8 रुपये, थोड़ा 2 रुपये कम हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि ये कंफर्ट्स में आ जाएंगे। ये लेस होगा और ये 2 रुपये बढ़ रहा है। इसमें एग्जाम्पल में लिख लेंगे आप कंफर्ट्स, जो भी आपके कंफर्ट्स के आइटम्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब ग्राफ बना देती हूँ मैं। इसमें क्या आएगा आपका, लेसर स्टेप, या इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैराबोला, ठीक है। और यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आ चुका, आपको याद रखना, तो क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर पैराबोला कहते हैं, ठीक है। आपको नींद आ रही होगी, सुबह से उठे इसलिए।
हो गया है, हो गया। देखिए तीसरा क्या है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इसमें क्या है, यूनिटरी शब्द का मतलब ही क्या होता है, वन, ठीक है। इसलिए मैंने पहले में लिख दिया कि ईडी का वैल्यू कितना आएगा, इसमें वन आएगा, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देखिए, इसमें एग्जांपल क्या आपका कोई भी कंफर्ट आइटम, ठीक है। कंफर्ट जैसे कि कंफर्ट में आपके जैकेट्स आ जाएंगे, जैसे विंटर है तो विंटर में हमारे लिए क्या कंफर्ट में हमारे जैकेट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हमें कंफर्ट फील होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल आप जैकेट सोचेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल आपका सोचेंगे माइंड में, जैकेट एनालाइज करेंगे, ठीक है। देखिए जब उसका प्राइस 10 रुपये था, ठीक है, मान लीजिए उसका प्राइस 10 रुपये था, तो आपने कितना क्वांटिटी लिया, जैकेट का 10 क्वांटिटी लिया, ठीक है। जब उसका प्राइस 10 रुपये था जैकेट का, सपोज कर लीजिए ऐसे किसी मार्केट में जैकेट आपको 10 रुपीज़ में मिल रहा हो, तो वहाँ पर आप क्या लोगे, 10 क्वांटिटी जैकेट की आपने लेके रख लिया। जब उसकी जो प्राइस थी कुछ दिन बाद आप गए, वो प्राइस कैसा हो गया आपका 8 रुपये का हो गया, तो भी आप कितना ही लोगे जैकेट, कितना ही बताओ, कितना ही यूज़ करोगे, ठीक है। ऑब्वियस है कि उसको आप 10 से कितना करोगे, 12 लोगे, 12 से 15 लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर सकते ना उसका, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि 2 रुपये घटने पे कितना बढ़ा, जो क्वांटिटी कितना बढ़ा आपका, 2 बढ़ा, ठीक है। ऐसा मतलब ये बोलना चाहिए कि ऐसा इसमें एनालिसिस है कि जितना आपका प्राइस घटता है उतनी ही मात्रा में आपका डिमांड बढ़ता है। क्या बोल रही हूँ मैं आपको कि जितनी मात्रा में आपका प्राइस घटेगा उतनी ही मात्रा में क्या होगा, आपका डिमांड बढ़ेगा। जैसे यदि मैं इसको 10 से चलो 5 भी कर दी और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 15 कर दिया, तो देखो जब प्राइस 5 रुपये घटा तो क्वांटिटी कितना बढ़ा आपका, 5 बढ़ा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना आपका प्राइस घटेगा उतना ही जब आपका डिमांड बढ़ेगा, तो क्या कहलाता है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपका, जो ग्राफ बनता है ना, इसमें ग्राफ देखो कैसा रेक्टेंगल बन रहा है, ये सारे रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेक्टेंगुलर पैराबोला कहते हैं। इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, इसका नाम याद कर लेंगे तो क्या कहते हैं, इसको रेक्टेंगुलर पैराबोला कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इसे क्या कहते हैं, इसको रेक्टेंगुलर पैराबोला ग्राफ कहा जाता है, या तो आप इसको लेसर स्ट्रिप ग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा कम चौड़ा बनता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको लेसर स्ट्रिप ग्राफ भी कह सकते हैं। अब देखो इसमें ईडी का वैल्यू यदि आप निकालोगे भी तो यहाँ पर कितने का चेंज आया, 5, यहाँ कितने का चेंज आया, 5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर ईडी का मान कितना आ जाता है आपका 1, ठीक है। समझ में आया आपको ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं, किसी को भी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए रब करें, चौथा पढ़ें फिर। देखिए चौथा पढ़ेंगे, चौथा क्या है आपका, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखना मैं इलास्टिक लिख रही हूँ, इलास्टिक लिख रही हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना मैं इसमें क्या लिखी हूँ, चौथे में रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड लिख रही हूँ ना, और पहले मैंने क्या लिखा था, इन इलास्टिक लिखा था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, या इसको हम मोर इलास्टिक डिमांड भी कह सकते हैं, मोर इलास्टिक डिमांड भी कह सकते हैं। इसमें देखेंगे ये है आपका प्राइस, ये है क्वांटिटी। प्राइस 10 रुपये का था तो क्वांटिटी कितना था आपका 10। जब प्राइस केवल 1 ही रुपये कम हुआ है ना, लेकिन क्वांटिटी कितना आपका, आपने 5 एक्स्ट्रा खरीद लिया, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे आपके, लग्जरीज, ठीक है। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस भी लिख दे रही हूँ कि स्मॉल चेंज इन प्राइस, स्मॉल चेंज इन प्राइस, हाँ, ह्यूज इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इसका अब ग्राफ बना लेते हैं।
इसमें मोर फ्लैट बनेगा ना, और ईडी का वैल्यू कितना होगा आपका, मोर देन 1। ठीक है, तो लिखिए फिर समझाऊंगी मैं इसको। लिख लिए सभी, नीचे वाला मैं बोल देती हूँ मैं। अच्छा, इसमें एग्जांपल में लिखेंगे आप लग्जरी, लग्जरी लिख ली, फिर नीचे लिखो स्मॉल चेंज इन प्राइस, स्मॉल चेंज इन प्राइस, कॉमा ह्यूज इंक्रीज इन डिमांड, स्मॉल चेंज इन प्राइस, ह्यूज इंक्रीज इन डिमांड। अब लिख लिया सभी, सभी का हो गया। देखिए लास्ट वाला क्या समझा, सेकंड लास्ट है क्या आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्राइस में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पे डिमांड में क्या होता है, अधिक परिवर्तन होता है। क्या बोल रही हूँ मैं कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने से क्या होता है, डिमांड में जो चेंजेस है वो ज़्यादा होता, तो क्या कहलाएगा आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, या फिर मोर इलास्टिक डिमांड भी इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या लिखा आपका, लग्जरी आइटम्स लिखा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या लिखा आपका, लग्जरी आइटम, जैसे कि ज्वेलरी ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया आपको, एग्जाम्पल में आप ज्वेलरी ले लीजिए। देखिए ज्वेलरी का प्राइस जब 10 रुपये था तो आपने कितना उस क्वांटिटी लिया, उसका 10 क्वांटिटी लिया। ठीक है, जब उसकी प्राइस केवल 1 रुपये कम हुई ना, क्या पता जब उसकी प्राइस केवल 1 रुपये कम हुआ, 9 रुपये हो गया, परंतु आपने क्या किया, 10 से क्वांटिटी कितना बढ़ा दिया आपने, 15 कर दिया। ये क्या होता है, जो लग्जरी आइटम्स होते हैं ना, उसका प्राइस 1 रुपये कम होने से भी समझते हैं कि थोड़ा कम हो गया, थोड़ा और एक्स्ट्रा लेके रख लेते हैं करके। तो उसमें क्या होता है कि आपने कितना 10 से कितना ले लिया, आप डायरेक्ट आपने 15 ले लिया। और वो ये सिर्फ और सिर्फ लग्जरी वाले केसेस में ही होता है, याद रखना। ठीक है, कि जो मैंने बताया आपको जो केस, ये केवल अगर लग्जरी आइटम्स में ही ज़्यादा होता है ये केस। ठीक है, और इसमें देखिए जो ग्राफ कैसा आया, जब ग्राफ में ड्रॉ कर, तो ग्राफ कैसा आपका फ्लैट ग्राफ आ रहा है। ठीक है, ग्राफ कैसा आ रहा है आपका, इसमें फ्लैट ग्राफ आ रहा है। ठीक है, उसका ईडी का वैल्यू देखिए आप, इसमें ईडी का वैल्यू देखिए 5/1, मतलब कि ईडी का वैल्यू कितना आ गया आपका, 5 आया। ठीक है, जो कितना आ गया आपका, 1 से ज़्यादा, जो कैसा आ गया आपका, मोर देन 1। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। चलिए रब कर दूं। ठीक है, उसमें लास्ट समझाती हूँ मैं। देखिए पांचवा लिखेंगे हम, पांचवा है आपका कंप्लीटली इलास्टिक। ठीक है, कंप्लीटली इलास्टिक, या इसको परफेक्टली इलास्टिक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखेंगे। इसमें एग्जांपल क्या है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है ना, प्राइस जो है वो 10 का 10 रुपये ही है,
परंतु जो क्वांटिटी है 10 से आपने 20 कर दिया, 30 कर दिया, 40 कर दिया, ठीक है। इसके ग्राफ में आप लिखेंगे, इसका ग्राफ कैसा होगा आपका, हाइपोथेटिकल, मतलब कि ऐसा कोई ग्राफ जो कि थ्योरेटिकल है बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसको लिखिए, थोड़ा सा समझाऊंगी फिर मैं इसमें। लिख लिया आपने, ठीक है। देखिए लास्ट वाला क्या था, कंप्लीटली इलास्टिक या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। देखिए इसके मैंने क्या बताया है कि जो प्राइस है वो 10 का 10 रुपये ही है। देखिए आप यहाँ पे देखिए कि जो प्राइस कैसा है आपका 10 था, यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, पर आपने क्या किया, सडनली आपने क्वांटिटी आपने 20 कर दिया, फिर आपने 10 किया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, पर ऐसा प्रैक्टिकली हर केसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या बता रही हूँ मैं आपको कि जो लास्ट वाला जो परफेक्टली इलास्टिक जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसलिए इसमें ग्राफ कैसा आता है आपका, ग्राफ आपका आता है हाइपोथेटिकल ग्राफ। एक क्वेश्चन भी इससे आता है, तो ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ कैसे बनता है इसका, हाइपोथेटिकल ग्राफ बनता है, ठीक है। और इसमें ईडी का वैल्यू कितना आता है आपका, इनफिनाइट वैल्यू आता है। क्या बोल रही हूँ मैं आपका, इसमें ईडी का वैल्यू कितना आएगा, इनफिनाइट, क्योंकि देखिए अगर आप निकालोगे भी, चलो ठीक है, आपका यहाँ पे तो कितना आ गया 10 आ गया, यहाँ पे कितना आपका है 0, और अभी भी 10/0 को डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आता है, हमेशा इनफिनाइट आ जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा कोई डिस्कवर नहीं किया है, इसलिए क्या है, किसी भी नंबर को आप डिवाइड बाई 0 नहीं कर सकते, वहाँ पर आपका वैल्यू इनफिनाइट आ जाता है, ठीक है। इतना क्लियर सभी को है, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, किसी को भी? चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं फिर, ये वाला लास्ट वाला। देखिए कंप्लीटली इलास्टिक या फिर परफेक्टली इलास्टिक जो है ना, ये थ्योरी चीज़ है जो कि आपके बुक्स में लिखा है, कॉपीज़ में लिखा है, बट प्रैक्टिकली ऐसा जीवन में देखें तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि देखो सपोज कर लो कि ऐसा कोई चीज़, जैसे कि कोई चीज़ है जिसकी प्राइस जो है कंटिन्यू 10 के 10 रुपये ही है, 10 रुपये ही था, फिर 10 रुपये, तो उसको आप कितना ही लोगे, आप उसको अगर 10 रुपये कोई चीज़ है तो आप उसको 10 तक क्वान्टिटी लिए बहुत है, ठीक है। उसका प्राइस कंटिन्यू वही बना हुआ है, 10 का 10 ही बना हुआ है, लेकिन उसको आप 10 के बदले 20 यूज़ करोगे, 30 यूज़ करोगे, ऐसा क्यों करोगे आप? जब उसका प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है तो आप 10 का 10 ही ना लोगे, क्यों उसको 20 या 30 करोगे, ठीक है। इसीलिए इसका ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनता है आपका, हाइपोथेटिकल ग्राफ बनता है। और अगर आप वैल्यू निकाल देखो, वैल्यू देखो निकालेंगे तो कैसा होगा, तो क्या 10 का चेंज आया, ठीक है, यहाँ पे कितना आया आपका 0 आया। तो किसी भी नंबर को यदि हम डिवाइड करते हैं ना 0 से, तो हमेशा आंसर इन्फिनाइट आता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई डिस्कवर नहीं हुआ है कि हम किस नंबर को डिवाइड कर पाए 0 से। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनता है आपको, हाइपोथेटिकल ग्राफ बनता है। या तो इसे पूछेगा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ईडी का वैल्यू कितना होता है, तो आपका कितना होता है, आपका वो इनफिनाइट होता है। देखना क्वेश्चन इससे इस पार्ट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना हर एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए तो पहले आज का, इसका आंसर आप लोग करना है ना। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट कॉमा, इफ, कॉमा करके लिखेंगे, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इफ द प्राइस of the commodity is decreased, if the price of the commodity is decreased, demand for the commodity, demand for the commodity, आप लोग इसका आंसर बताइए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या होगा, कैसा हो जाएगा, इंक्रीज लिख लीजिए, आंसर लिख लीजिए, इंक्रीज या फिर एक्सटेंड, ठीक है, इंक्रीज या फिर एक्सटेंड,
देखो अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करोगे ना, जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आपको टेस्ट भी बनेगा, ठीक है। इसलिए पहले से बोल दे रही हूँ कि आप जो आप थ्योरी पढ़, उसके साथ साथ जो मैं क्वेश्चन उसको क्वेश्चन को पढ़ के आना है ना, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे लिखेंगे, डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज रिलेटिवली, डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इज रिलेटिवली। आप बताइए कैसा होगा, ऑप्शन बता रही हूँ मैं आपको, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इन इलास्टिक, मोर इन इलास्टिक। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मोर इन इलास्टिक। लिखिए फिर समझा रही हूँ। इसका आंसर होगा मोर इन इलास्टिक। देखिए देखो एग्रीकल्चर में उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे अभी मेरे को बीज चाहिए तो चाहिए, अब उसका प्राइस बढ़ गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी बीज है, ठीक है, अगर आपको देखो, अगर सपोज कर आपको खेती करना, आपको बीज चाहिए ही, अगर मार्केट में उसका प्राइस बढ़ भी गया तो भी तो खरीदना ही पड़ेगा ना किसान को, इसलिए किस में आ जाएगा ये आपका मोर इलास्टिक में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ट्रैक्टर की कीमत भले कितनी बड़ी हुई हो, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा ही ना आपको। समझ में आया इसका आंसर ऐसा क्यों आया, मोर इलास्टिक, सभी को समझ में आया आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक डेफिनेशन है ना, इसको बता रही हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन लिखे, इकोनॉमिक्स स्टडीज, इन्वर्टेड कॉमा कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, ह्यूमन बिहेवियर as a relation between ants, END, and ants and scare means ants and relation between END ants, ENDS ants, फिर AND and है ना, ants एंड को मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है। एंड स्केयर मीन्स है, ठीक है। एंड स्केयर मीन्स which have it alternative uses, which have it alternative uses defined by, ये डेफिनेशन था जो किसके द्वारा दिया गया था। मैं आपको इसका आंसर बता दे रही हूँ। ये डेफिनेशन आपको ऐसे ही लर्न करनी है, ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको। इसका आंसर है लियोन रॉबिन्स। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लिख लिया आपने। अब नंबर 4 लिखिए, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर स्लैश कीजिए, सरप्लस लिखिए, डिमांड स्लैश सप्लाई कर दीजिए, सप्लाई या सरप्लस, सप्लाई, ठीक है। इन जनरल रेंजेस फ्रॉम, हाँ सप्लाई या सरप्लस दोनों ही वर्ड ठीक है वहाँ पर। इन जनरल रेंजेस फ्रॉम
ठीक है, इन जनरल रेंजेस फ्रॉम, मतलब उसका जो रेंज होता है ना, या तो डिमांड का या सप्लाई का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, तो अभी आपने कहाँ से कहाँ तक देखा, आपने 0 टू इन्फिनिटी तक देखा ना। ठीक है, उसका रेंज कहाँ से कहाँ होगा, को 0 टू इन्फिनिटी तक। अभी आपने शुरू किया था 0 से, ख़त्म कहाँ पे किया आपने, उसको इन्फिनिटी में ख़त्म किया। लिखेंगे नेक्स्ट 5वां, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज गिवन बाय कंज्यूमर सरप्लस, हाँ, कंज्यूमर सरप्लस इज गिवन बाय आंसर आप लिखेंगे, इसका आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। क्या है इसका आंसर, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, जो रिकॉल कर, जो पढ़े हैं रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे आप लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ डिमांड को और क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको आप, डिमांड प्राइस रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, और इसका स्लोप कैसा होता है, इसका स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके एक्सेप्शंस की। तो पहला कौन सा होता है आपका, गिफिन्स पैराडॉक्स या फिर गिफिन्स गुड, जो कि किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंफीरियर क्वालिटी गुड्स को कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस घटने से भी डिमांड नहीं बढ़ता। ठीक है, दूसरा फिर क्या था आपका, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम बात किसके बारे में करते हैं, टॉक अबाउट प्रेस्टीजियस गुड्स। ठीक है, तीसरा फिर क्या आपका, कंटिन्यूअस चेंज इन प्राइजेस। इसमें क्या होता है बताइए, इसमें हाँ, जब किसी वस्तु का प्राइस कम होता है तो हम उसे गोदाम में रख लेते हैं ताकि हमारा खर्चा बच जाए। ठीक है, चौथा क्या था आपका, नेटवर्क एक्सटर्निटीज। इसमें पहला क्या आपका, वेंड वैगन्स अफेक्ट, मतलब कैसा अफेक्ट, इट इज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या था आपका, स्नोब इफेक्ट, जो कैसा आपका, नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि ये क्या करता है, क्रिएट कंपटीशन, जैसे कि प्रेस्टीजियस। इसमें एग्जांपल प्रेस्टीजियस गुड्स, इसमें ज्वेलरी लिख लो। ठीक है, ज्वेलरी लिख लो। ठीक है, आपके लिए जो प्रेस्टीजियस चीज़ है, ठीक है, आप लोग का आईफोन, बुलेट सब लिख लो अपना। ठीक है, आप लोग को जो लगता है आप वो लिख लो। क्या कुछ तुम बोले, शायद मुझे समझ नहीं आया लेकिन वो चीज़। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या पढ़ा है आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, देखिए इसका पहला क्या था, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें आपका एग्जांपल क्या आ जाएगा, लाइफ सेविंग ड्रग्स। और अभी आपने क्या पढ़ा, डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी इसमें ही आ जाएगा। ऐड कर दो तो मतलब भूल जाओगे तुम लोग, डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो पता आप फिर भूल जाओगे इस चीज़ को। डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वो इसी में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें ईडी का वैल्यू कितना आया था, हमारा ईडी का वैल्यू 0 आया था। ठीक है, और ग्राफ कैसा आया था, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, दूसरा फिर हम आते हैं, दूसरा क्या था आपका, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड या फिर लेस इलास्टिक। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएंगे आपके, मेडिसिन या फिर नेसेसिटीज ऑफ एक्सिस्टेंस। इसमें ग्राफ कैसा आया था, मोर स्ट्रिप ग्राफ आया था, और ईडी का वैल्यू कितना आया था, लेस देन 1। तीसरा क्या था आपका, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स क्या थे आपके, कंफर्ट्स थे। ठीक है, और इसमें ईडी का वैल्यू कितना आया था, 1। इसमें कौन सा क्या इंपॉर्टेंट था इसमें कि ग्राफ कैसा बनता है आपका, रेक्टेंगुलर पैराबोला ग्राफ बनता है। फिर आपका चौथा है
रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या फिर मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसमें आपका एग्जाम्पल क्या था, लग्जरीज था। ठीक है, और इस पीडी का वैल्यू कितना आया था, मोर देन 1। ठीक है, और ग्राफ कैसा आया था आपका, फ्लैट। आखिरी क्या था आपका, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसमें ईडी का वैल्यू कितना आया था आपका, इन्फिनाइट, और ग्राफ कैसा आया था आपका, हाइपोथेटिकल ग्राफ। यहाँ तक कल पढ़ के आएंगे विथ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू।